हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 7 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है पर्वतमाला परियोजना 2023। ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे प्रोजेक्ट। जो हमारी ये कैबिनेट कमिटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने क्या किया है, रोप वे मतलब रोप की वजह से जब हम लोग क्या है अपना आना जाना ट्रांसपोर्ट्स कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंडर आ रहा है? हमारी पर्वतमाला परियोजना के अंडर। अब ये पर्वतमाला परियोजना क्या है, इसका एम क्या है कि हम लोग इम्प्रूव करें कनेक्टिविटी को हमारे हिली एरियाज में। हिली एरियाज में जैसे रोड्स की फैसिलिटीज थोड़ी कम होती है क्योंकि माउंटेन्स प्रेजेंट है, तो स्मूथ हमें क्या है रोड ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे मिल नहीं पाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे। ये दो हिल्स हैं, इनको रोप के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे आने जाने के लिए हम लोग क्या है गंडोला टाइप सुना है ना, वो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करके हमारा आना जाना कंडक्ट कर सकते हैं। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड क्या है, इम्प्लीमेंटिंग है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंटेशन का लागू करने का काम किसका है? NHLML का है। स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल है किसका? NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इतना टेक्निकल है क्योंकि इसमें देखो पूरा टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज है। पहले हम लोग मटेरियल्स को यहाँ पे लेके जाएंगे, है ना, ऊपर हिली एरियाज तक लेके जाएंगे, उसके बाद केबल्स ले डाउन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, टिकटिंग का, कितना सारा काम आ जाएगा यहाँ पे। और फिर सिक्योरिटी पर्पस मेंटेनेंस हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ पब्लिक से ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है प्राइवेट की भी पार्टनरशिप किया। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों अपनी पार्टनरशिप की मदद से इस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करेंगे, जिसमें 60% कम कंट्रीब्यूशन सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और 40% कहाँ से आएगा? हमारे प्राइवेट सेक्टर से। रोप वेज है, मतलब ये रोप के थ्रू हमने जो दो एरियाज को, डेस्टिनेशंस को कनेक्ट किया है, इनके बेनिफिट क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट टेरेन के लिए ये क्या है, आइडियल है। अगर अब देखो रोड्स बनाने हो तो हमें माउंटेन कट करनी पड़ेगी, टनल्स बनानी हो तो भी हिली एरियाज को कट करना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा क्या है, यहाँ पे एक स्टेशन लगाओ, यहाँ पे स्टेशन लगाओ। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, माउंटेन कटिंग कम हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स की तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धोलावीरा। धोलावीरा जब सुनते हैं नाम तो हमारा कुछ इसका लिंक देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, एंशियंट हिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या है विजिट किया है धोलावीरा को और अप्रिशिएट किया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। और धोलावीरा जाके बताया है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ करता था। ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ है, और कच्छ हमें पता है कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो लोकेटेड इन कच्छ अरिड आइलैंड ऑफ खदीर, गुजरात। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है, इसीलिए क्या है, सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यहाँ पे हमें लोगों की प्रेजेंस कब देखने को मिलती थी? 300 BCE से लेके 1800 BCE। मतलब हमारे IVC साइट्स का जो टाइमलाइन है उससे थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है। ठीक है। डिस्कवरी किसने की है इस साइट की? इस साइट को डिस्कवर किया गया है जगतपति जोशी। कब? 1968 में। मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने क्या है इस साइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फिफ्थ लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली,
कालीबंगन, सुरकोटड़ा, सुक्ता गैंडोर, कितनी सारी साइट्स है ना। तो उसमें से 5th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, हमारी धोलावीरा। एंड लाइज बिटवीन 2 सीजनल स्ट्रीम्स, 2 सीजनल स्ट्रीम्स मतलब वो जो हम रिवर टाइप में जो क्या है एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करती है, और उनका नाम क्या है, मानसर एंड मनहर। इनके बीच में क्या है, धोलावीरा लाई करता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, टेराकोटा पोट्री मतलब बर्तन। टेराकोटा मतलब एक मिट्टी का टाइप में है, मिट्टी से बनाए हुए बर्तन। सील्स, जिसके ऊपर क्या था, कभी हमने एक बहुत फेमस सील का नाम सुना हुआ है, पशुपति सील, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे, और जो गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो क्या करता था, टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स से अपने आप को सजाता था। मेल्स भी पहनते थे, फीमेल्स भी पहनती थी ऑर्नामेंट्स। एविडेंस ऑफ मेटलर्जी, मेटल्स के साथ काम कर रहे हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, वो भी हमें यहाँ पे एविडेंट है। ट्रेड हब था कॉपर ज्वेलरी के लिए, मतलब उस टाइम पे क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया और कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होती थी। तो किस किस चीज़ों के साथ ट्रेड हो रही है, कॉपर, ज्वेलरी, टिम्बर और इंस्क्रिप्शंस इंडस वैली स्क्रिप्ट में, जिसको हम लोग अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, बॉस्ट्रोफेडन है। धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया, 2021 में, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसने क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपना एक फुटप्रिंट छोड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 6 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये हमारी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये क्या करेगी, पेंशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व पर्सन्स के लिए। ऑर्गेनाइज्ड में है तो वो तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन जो पर्सन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, इनके लिए तो कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, तो इनको हम लोग क्या है, पेंशन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम नहीं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। वॉलेंट्री है, मतलब किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि भाई तुम इस स्कीम में पार्टिसिपेट करो, वॉलेंट्री लेवल पे पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, मतलब पेंशन स्कीम में उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और फिर वो उनकी सेविंग्स में जुड़ता रहेगा, और फिर बाद में उनको थोड़ा इंक्रीमेंट लग के वो मिल जाएगा, जिसमें कम से कम उनको 3000 मंथली पेंशन देनी पड़ती है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। इंश्योर करता है, मतलब कि अगर आप 60 ईयर्स से ज़्यादा हो जाते हो तो आपको इंश्योर किया जाता है कि आपको 3000 मंथली पेंशन मिलेगी, मिनिमम है ये, ठीक है। स्पाउसेस रिसीव 50% ऑफ पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज आफ्टर अ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट होने के बाद 60 ईयर्स की एज के बाद अगर जो पर्सन क्या था इस स्कीम के अंडर कवर था ना, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका स्पाउस है, मतलब हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, उसको क्या है 50% उसका पार्ट मिलेगा। कंटिन्यू कर सकता है या फिर एग्जिट कर सकता है स्कीम को अगर स्पाउस 60 ईयर से पहले डेथ हो जाती है। अगर कोई पर्सन ने कंटिन्यू कर रखी थी स्कीम को, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उस पर्सन का पार्टनर है वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर मन से उसकी इच्छा है कि वो स्कीम को कंटिन्यू करे या फिर स्कीम से क्या कर दे, विड्रॉ करवा ले। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और मैनेज कौन कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए इस स्कीम में एनरोल्ड होने के लिए, 18 से 40 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए, मंथली इनकम आपकी 15,000 होनी चाहिए या उससे लेस होनी चाहिए, और आप EPF, ESIC और NPS के अंडर इंक्लूडेड ना हो। कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, मंथली कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो 55 से 200 रुपीज़। यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी बताया हुआ है ना कि आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे, वो इकट्ठा होंगे, फिर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। तो आप कितने से कितने रुपीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 55 से लेके 200, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ ज्वाइनिंग। आपकी जब आपने ज्वाइन किया है उस एज के बेसिस पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। एनरोलमेंट कहाँ करवा सकते हो, CSC सेंटर या फिर मानधन पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन एंड करंट स्टेटस क्या है, 46.12 लाख एनरोलमेंट है हमारे पास मार्च 2025 तक, और जिसमें से 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ का हमने 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ की अक्रॉस ही क्या इम्प्लीमेंट हो गई है। तो 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ तो मतलब 28 स्टेट्स
प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, फुल कवरेज है, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स जो हमें इनरोलमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिशन 300। मिशन 300 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2024 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने टुगेदर क्या किया है? लॉन्च किया है 300 मिशन को। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 300 मिशन को किन के जॉइंट एफर्ट्स के बाद लॉन्च किया गया है, तो उनका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और फिर हमारा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। मिशन 300 का एम क्या है? कि हम लोग कनेक्ट करेंगे 300 मिलियन पीपल को, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और ये कहाँ पे है? सब सहारा अफ्रीका में 2030 तक, मतलब 2030 तक 300 मिलियन पीपल को सब सहारा रीजन में हम लोग सब सहारा अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। एम्बिशियस इनिशिएटिव है क्योंकि टारगेट थोड़ा मुश्किल है। बिल्ड्स ऑन ईयर्स ऑफ ग्राउंड वर्क, और ये हमने क्या किया, मतलब पहले किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, ग्राउंड पे फील्ड पे जाके देखना पड़ता है ना कि भाई क्या स्टेटस है, कैसे करेंगे वर्क को। तो ग्राउंड वर्क है, बहुत साल लगे हैं इस चीज़ को ग्राउंड वर्क पे ले लाने के लिए। मच ऑफ इट इज लेड बाय द एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, और जो ये ग्राउंड वर्क हुआ है, ग्राउंड पे जाके एनालिसिस रिपोर्ट जो भी बनानी है, वो किसने कंडक्ट की है? ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ESMAP का है। गोल क्या है? एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो हमारा सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हम लोग स्पीड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंश्योर करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हो, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, फॉसिल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। साथ में जॉब भी तो क्रिएट होगी, क्योंकि पावर स्टेशंस में काम करने वाले हैं, मीटर्स बनाने वाला जो भी सिस्टम है, तो एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा तो इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। चैलेंजेस क्या है? 600 मिलियन पीपल सब सहारा अफ्रीका में लैक करते इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अभी 600 मिलियन पीपल के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसमें 83% ऑफ ग्लोबल अनइलेक्ट्रिफाइड पॉपुलेशन को वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब अगर वर्ल्ड में 100% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो उसमें से 83% कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे सब सहारन अफ्रीका के अंदर आते हैं। की फोकस एरिया क्या है? इन्वेस्टमेंट करेंगे जनरेशन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पहले प्रोड्यूस करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसमिट फैलानी भी है, लोगों तक पहुंचानी भी है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर रीजनल इंटरकनेक्शन, और उन सभी रीजन को इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड के अंदर कनेक्ट भी तो करना है। तो यहाँ पे इन सभी प्रोसेस के ऊपर हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेक्टर रिफॉर्म टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी पावर। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग उनको पावर देंगे, हमें क्या है? अफोर्डेबल, कि भाई उसको वो एक्सेस कर पाए, उनकी पहुंच के लिमिट के अंदर हो, और फिर सेफ हो, क्लीन हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनको इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस के अंडर लेके आने की ट्राई करेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।